हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप इनको अलग अलग पढ़ोगे और अलग अलग नोट्स प्रिपेयर करोगे तो कभी आपको डाउट नहीं क्रिएट होगा अपने एग्जाम पर्पस में, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आपको एनाटॉमी की कॉपी अलग मिलेगी और फिजियोलॉजी की कॉपी अलग मिलेगी। तो एनाटॉमी पोर्शन आपका अलग रहेगा, फिजियोलॉजी पोर्शन आपका बिल्कुल अलग रहेगा, आंसर शीट अलग रहेगी, चेकिंग पर्पस भी अलग रहेगा और इसका जो आपको मार्क्स मिलेगा वो भी अलग रहेगा। तो प्लीज़ आप एनाटॉमी को अलग पढ़िए, फिजियोलॉजी को अलग पढ़िए। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेपरेट करने में तो आप प्रेफर कर सकते हैं ठाकुर पब्लिकेशन बुक, जिसमें आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी की अलग बुक मिल जाएगी और अप्लाइड एनाटॉमी की अलग बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपली आपके पॉइंट्स जो मेंशन है वो आपको पढ़ लेने होते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन होता क्या है, तो इसमें आपका एक टर्म आता है ब्रीथिंग, जिसमें हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं। सिंपली उसको हमने कह दिया यही आपकी होती है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो वो आपके डायफ्राम लंग्स के एल्वोलॉइड तक जा रहे हैं और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहा है, उसको आप कहोगे रेस्पिरेशन। इसमें आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है। इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, मतलब कि जो आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है जब आप उसको इनहेल कर रहे हो, मतलब कि आप नोस्ट्रल से इनहेल करके अंदर ले रहे हो, दैट इज इनहेलेशन प्रोसेस। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके अंदर है उसको आप बाहर इन्वायरमेंट में रिमूव कर रहे हो, दैट इज एक्सहेल, रिलीज आउट कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको सिंपल पता हो और बहुत बारी आपने पढ़ा भी है, इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूँ जो आपकी सिंगल ब्रीथ होती है उसमें आपका एक इनहेल और एक एक्सहेल प्रोसेस होता है। फिर आपकी नॉर्मल ब्रीथ कितनी होती है, तो नॉर्मल ब्रीथ आपकी एज एन एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15 to 18 होती है। ये आपकी वेरी करती है एज के हिसाब से, आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, आपके डिजीज़ के हिसाब से, लेकिन हमने एक अप्रॉक्स में एक एडल्ट की नॉर्मली देखी है तो वो 15 to 70 ब्रीथ पर मिनट होती है। अगर कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कोई एक्सरसाइज है तो वो 18 to 25 भी आपका जा सकता है। सो आपका नॉर्मल रहता है, चाइल्ड के लिए अलग रहता है, इनफैक्ट्स के लिए अलग रहता है, जो आपके ओल्डर एज पीपल होते हैं उनके लिए आपका रेस्पिरेटरी रेट अलग रहता है। आपके जो वाइटल्स, जो आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे हो तो आपने उसमें वाइटल्स में भी पढ़ा होगा कि आपका ब्रीथिंग रेट कितना इंपॉर्टेंट। तो ब्रीथिंग रेट में हम लोग पहले जो भी आपकी ब्रीथिंग रेट होती है उसको लिखते हैं, फिर ब्रीथ पर मिनट लिखते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करे ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में। फिर आपके 2 पॉइंट्स रहेंगे जो आपके सेपरेट रहेंगे, उसके बाद में आपका एक डायग्राम रहेगा। पॉइंट्स आपका रहेगा एक इनहेलेशन का और एक एक्सहेलेशन का, फिर आपका सिंपली डायग्राम रहेगा। बस यही आपका रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में सिंपली। अगर ये आपका वेरी शॉर्ट में आ रहा है, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप लंग्स का प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, फिर लंग्स में जितनी भी आपकी लेबलिंग होती है हर एक चीज़ का फंक्शन लिखेंगे। वो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेनली फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत डाउट था तो इसकी सेपरेट वीडियो है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस को। इनहेलेशन, उसको हम लोग इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इसमें आपके कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके 7 पॉइंट इसमें मेंशन है। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्शन अकर होगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स का। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स क्या होती हैं, ये आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो आपके इनहेलेशन में आपके कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। साथ ही साथ जो आपकी थोरैसिक कैविटी है उसमें इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट में बस इतना ही। फिर आपका सेकेंड पॉइंट आएगा जिसमें आपका जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्शन में आपका डोम शेप का हो जाएगा, जिसके बाद आपका जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज़ या फिर उसकी हाइट कह सकते हैं इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होगी आपकी सुपीरियर इन्फीरियर डायमेंशन में। फिर थर्ड पॉइंट में मेंशन है जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं, जो मतलब कि आपके इंस्पायरेशन की मसल्स होती हैं, वो आपके लिफ्ट करेंगी रिब केज को, जिससे आपका पुश होगा स्टर्नम। फिर क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल डायमेंशन थोरैसिक कैविटी की बढ़ेगी। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करा होगा कि कैसे, लेकिन जब आप ये डायग्राम देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जब आप ब्रीथ इन कर रहे होते हो तो जो आपका डायफ्राम है देखो कैसे मूव्स डाउनवर्ड हो गया। जो डायफ्राम है जिसकी वजह से रिब केज और लंग्स के इनसाइड जो है वो कैसे अपवर्ड और आउटवर्ड है।
इसमें क्या आपकी जो रिब केज और होती है वो डाउनवर्ड के लिए और इनवर्ड के लिए मूव करती है, लेकिन डायफ्राम आपका मूव करेगा अपवर्ड के लिए। बस ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको कभी डाउट नहीं होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में। आपका फोर्थ पॉइंट है जिसमें जो लंग्स है वो आपका नया साइज़ को जो आपका इंक्रीज साइज़ है उसको अटेन कर लेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा कैविटी में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो आपका इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, मतलब कि जो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? गैसेस होती है वो लंग्स में आपके लार्जर स्पेस में स्प्रेड हो सके, बस इसलिए। इसके वजह से क्या होगा, गैस प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे आपका जो पार्शियल वैक्यूम है वो एयर को सक करेगा। मेनली क्या होता है इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर होता है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम नहीं होगा तो बाहर मतलब इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में इंटर कर ही नहीं सकता है। फिर लंग्स में अगर वो पहुंच गया है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। दैट्स इट, यही आपका इनहेलेशन का प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ एक्सहेलेशन प्रोसेस की तो इसमें सिंपली आपके 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपकी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, जैसे कि आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं अब वो आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, फिर आपकी रेस्टिंग लेंथ हो जाएगी और आपकी रिब केज क्या हो जाएगी, डिसेंट आउट हो जाएगी। फिर आपकी जो लंग्स जो आपका रिकॉइल करेगा, मतलब कि जैसे लंग्स अपवर्ड हो जाए या डाउनवर्ड हो रहा है तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपके जो थोरैसिक और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से जो गैस है जो लंग्स में रह गई थी वो फोर्सफुली क्लोज हो जाएगी आपके। फिर क्या होगा, जो आपका पल्मोनरी प्रेशर था वो एक पॉइंट के बाद में हायर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो गैस है वो आपकी बाहर रिलीज आउट हो जाएगी लंग्स से। बस यही चीज़ आपकी थी एक्सहेलेशन प्रोसेस में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में बस आपका पहला आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपका आएगा इनहेलेशन प्रोसेस, फिर आपका आएगा एक्सहेलेशन प्रोसेस, फिर आपका सिंपली आएगा डायग्राम। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।